हाय डियर स्टूडेंट्स, आप हैं द म्यूटेशन इंस्टीट्यूट में और आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना है। साथ साथ में जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन होगा, उसे ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और एक बात याद रखिएगा कि वीडियो को अच्छी तरीके से समझने के लिए या किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, जिससे उसमें मौजूदा कंटेंट जो है वो आप तक अच्छी तरह पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा है ग्रेफाइट। तो देखिए यहाँ पर ग्रेफाइट को लेकर मैं कौन कौन से आपके लिए कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। तो देखिए पहला है जो हमारा कि ग्रेफाइट इज अ ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस। तो ग्रेफाइट जो होता है वो ग्रेइश ब्लैक होता है। किस कलर का होता है? ग्रेइश ब्लैक। और ओपेक, ओपेक का मतलब ये होता है कि जिसके आर पार ना देखा जा सके। ठीक है। लाइटर देन डायमंड, डायमंड जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, उससे हल्का होता है। क्या होता है? हल्का। लाइटर मतलब हल्का, लाइट। ठीक है। सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच, यानी टच करने में यानी छूने में सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, और स्लिपरी यानी फिसलने वाला होता है। ठीक है। ग्रेफाइट बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसको बहुत ज़्यादा गर्म किया जाए, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाए, तो ये क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते समय ये याद रखिएगा कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर इसे हीट करते हैं तो केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगी, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, जैसा डायमंड के साथ भी था। सिंबल ऑफ ग्रेफाइट इज सी, यानी इसका जिस तरह डायमंड का जो सिंबल था वो सी था, उसी तरीके ग्रेफाइट का भी जो सिंबल है वो सी ही होगा। ग्रेफाइट हैज लो डेंसिटी, यानी इसकी जो डेंसिटी होगी वो लो होगी। इसके जो मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डिंग होगी उनकी, वो थोड़ी सी क्या होगी? दूर दूर होगी, जिसकी वजह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो प्रेजेंस है वो कम होगी और डेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। याद रखिए कि ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी इसमें से कंडक्ट हो सकती है, जबकि डायमंड में ऐसा नहीं था। तो आइए देखिए कि डायमंड और ग्रेफाइट में ऐसा क्या था कि डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पा रहा है और ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो आइए देखिए। This is due to its unique structure in which out of 4 valence electron, 3 electrons are used to make a covalent bond with other 3 carbon atoms। तो क्या होता है कि इसकी एक यूनिक स्ट्रक्चर होती है। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि कार्बन की जो वैलेंसी है 4, उसमें से 3 जो वैलेंसी हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी अदर 3 कार्बन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन हमारा एक जो वैलेंसी है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री रह जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया है कि किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। तो रीजन यही है कि इस कार्बन की 4 वैलेंसी में से 3 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो किसी अनदर 3 कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ इंगेज हो जाएंगे, बट इसकी एक वैलेंसी यानी एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा? ये फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में हेल्प करता है। ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर डायमंड में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डायमंड के जो 4 वैलेंसी हैं वो सारी की सारी कोवैलेंट बॉन्ड बना रही होती हैं और किसी अदर 4 कार्बन एटम के साथ कंडक्ट हो रही होती हैं, यानी जुड़ रही होती हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने ग्रेफाइट की प्रिपरेशन के लिए एक मेथड, एक रिएक्शन दी हुई है, आइए हम लोग उसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर कार्बन के 3 एटम्स ले रहे हैं और सिलिकॉन ऑक्साइड को अगर हम लोग 2273 केल्विन पर गर्म करते हैं तो हमें सिलिकॉन
कार्बाइड मिलता है। क्या मिलता है? सिलिकॉन कार्बाइड। और जब ये इसको हीट किया जाता है तो सिलिकॉन मिलेगा गैसियस फॉर्म में और आपका कार्बन। ठीक है, तो कार्बन यहाँ सॉलिड फॉर्म में मिलेगा और यही कार्बन जो है वो आपका ग्रेफाइट का ही फॉर्म होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कार्बन, सिलिकॉन ऑक्साइड, और इसको हीट करना है फिक्स टेम्परेचर पे, जिससे हमारा सिलिकॉन कार्बाइड, और फिर इसको हीट करेंगे तो सिलिकॉन और कार्बन, यानी ये जो आपको कार्बन दिख रहा है यही कार्बन आपका ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट डन। चलिए आइए हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आइए अब हम लोग इसके एप्लीकेशंस की तरफ चलते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ ग्रेफाइट, जिसमें पहला लिया है लुब्रिकेंट और मिक्स्ड विद पेट्रोलियम जेली एज ग्रेफाइट ग्रीस। याद रखिए कि बहुत सारी मशीनें जो होती हैं वो लगातार चलने की वजह से उसमें फ्रिक्शन होता है और उसके मशीनरी पार्ट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, हल्का हल्का धीरे धीरे घिसने लगते हैं। और जो ये मशीन के पार्ट्स हैं जो धीरे धीरे घिसते जाते हैं, यानी ये धीरे धीरे पार्ट्स डैमेज होना स्टार्ट करने लगते हैं, और इसी डैमेज से बचने के लिए इसमें क्या है, लुब्रिकेंट का यूज़ किया जाता है, और लुब्रिकेंट में यहाँ पर ग्रेफाइट का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर इस ग्रेफाइट को पेट्रोलियम जेली में मिक्स कर दें तो ग्रेफाइट ग्रीस बन जाती है। ठीक है, मेक इलेक्ट्रोड्स, जो आपके सेल आते हैं, ड्राई सेल्स। अब यहाँ सेल आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ रखा होगा, इलेक्ट्रोड्स वगैरह। तो सेल के अंदर एक जैसे आपने देखा होगा जनरली सेल कुछ ऐसा होता है, इसमें एक कार्बन की यानी ग्रेफाइट की एक इलेक्ट्रोड लगी होती है, कुछ ऐसा, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो कुछ इस तरीके का जो सेल होता है जिसमें एक ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड लगी हुई है, और ये सेल आपने देखा होगा, आप अपने घड़ी के जो सेल होते हैं या रिमोट का सेल होता है, टीवी के रिमोट का सेल होता है, उसमें ये आपके सेल लगे होते हैं। तो इसी में एक ग्रेफाइट की रॉड लगी होती है जो हमारा इलेक्ट्रोड का काम करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड बनाने में ग्रेफाइट टाइल्स आर यूज्ड इन द नोज ऑफ स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट की नोज पर ग्रेफाइट टाइल्स का यूज किया जाता है। अगला है मेकिंग पेंसिल लीड्स, यानी जो आपकी पेंसिल होती है उसमें जो लीड होती है ब्लैक कलर की, वो ग्रेफाइट से ही बनी होती है। ठीक है ना, तो आइए अब हम लोग समझते हैं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट के लिए समझने के लिए आपके सामने यहाँ पर स्ट्रक्चर गिवन होगा। स्ट्रक्चर देखिए और समझते रहिए, साथ साथ में मैं थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करता रहूँगा। तो चलिए देखिए थ्योरेटिकल पार्ट में, और स्ट्रक्चर आपके सामने होगा ही। तो चलिए, अ ग्रेफाइट क्रिस्टल ऑफ लेयर ऑफ कार्बन एटम्स आर शीट ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहाँ पर ग्रेफाइट के जो क्रिस्टल हैं वो लेयर फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है ना, तो कह सकते हैं कि ये जो कार्बन के एटम्स हैं वो एक शीट की तरह बना लेंगे। क्या बना लेंगे? शीट। एक शीट होगी, फिर उसके बाद दूसरी शीट होगी, फिर तीसरी शीट होगी। तो कार्बन के जो एटम्स हैं वो एक शीट का फॉर्म करेंगे, शीट बनाएंगे, एक लेयर बनाएंगे। ईच कार्बन एटम इन अ ग्रेफाइट लेयर is joined to 3 other carbon atoms by a strong covalent bond to form flat hexagonal rings। तो सेकंड पॉइंट में है कि हमारा हर एक कार्बन का एटम जो होगा उस ग्रेफाइट लेयर में वो क्या करेगा, 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, ज्वाइंट होगा, और क्या कैसा बॉन्ड बनाएगा, एक स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कैसा बॉन्ड बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड, जिसकी वजह से एक फ्लैट स्ट्रक्चर मिलेगा हमें। वो भी कैसा होगा? हेक्सागोनल रिंग की तरह। हेक्सागोनल रिंग, आपको हेक्सागोनल के बारे में पता ही होगा कि साइड होगी आपकी
6 ऐसा है ना। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऐसा जिसकी साइड कितनी होंगी 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये होगा हेक्सागोनल रिंग, ठीक। तो ये कार्बन, हर एक कार्बन का एटम जो होगा वो आपका ग्रेफाइट लेयर में जो मिलेगा वो क्या होगा, किसके साथ कनेक्ट होगा, 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ, लेकिन उनके अंदर जो बॉन्ड पाया जाएगा यानी जो उनका बीच का रिलेशन होगा वो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू होगा, जिसकी वजह से एक हेक्सागोनल रिंग का स्ट्रक्चर बनेगा। अगला देखिए, the various layer of carbon atoms in a graphite are held together by weak van der Waals force ड्यू टू शीट लाइक स्ट्रक्चर। होगा क्या कि एक शीट लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है, फिर उसके बाद दूसरी शीट लाइक स्ट्रक्चर है, फिर तीसरी है। तो ये जो सारी सीटें हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होंगी। इसका, इस शीट का कनेक्शन इसके साथ और इस सेकंड वाली शीट का कनेक्शन थर्ड वाली के साथ, तो इनके बीच में भी एक क्या पाया जाएगा, बॉन्ड पाया जाएगा ना। तो ये बॉन्ड जो होगा वो होगा आपका वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू, यानी ये हमारा जो है बहुत वीक बॉन्ड होता है। वैन डर वाल्स जो बॉन्ड होता है बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एक शीट लाइक स्ट्रक्चर तो बना लेता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 4th पॉइंट बताया ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट स्ट्रक्चर। तो ये सॉफ्टनेस इसी वजह से आती है क्योंकि इसके जो लेयर्स के बीच में जो आपका वो हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, यानी एक लेयर का दूसरे लेयर के साथ जो कनेक्शन हो रहा है, दूसरी लेयर का तीसरे लेयर के साथ जो कनेक्शन हो रहा है, वो वीक वैन डर वाल्स की वजह से हो रहा है। इसी वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो चलिए आगे देखिए हमारे कॉन्सेप्ट में क्या है। तो आइए अब हम अपने थर्ड एलोट्रॉप्स की तरफ चलते हैं, बकमिंस्टर फुलरेन, ठीक है। चलिए, बकमिंस्टर फुलरेन is an allotrope of carbon containing cluster of 60 carbon atoms joined together to form spherical molecules। तो ध्यान दीजिएगा कि ये एलोट्रॉप्स है कार्बन का, और क्लस्टर मतलब गुच्छा किसका, 60 कार्बन एटम्स का, जो कि ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे के साथ और एक मॉलिक्यूल बनाएंगे स्फेरिकल फॉर्म का, ठीक है। इट इज अ फुटबॉल शेप्ड स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स। ये कैसा होता है, फुटबॉल की तरह दिखने वाला एक शेप का मॉलिक्यूल्स होता है। क्या है, इन विच 60 कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन इंटरलॉकिंग हेक्सागन एंड पेंटागन रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स। ये जो 60 कार्बन्स हैं वो एटम जो हैं वो अरेंज्ड होंगे, या कह सकते हैं एक दूसरे के साथ इंटरलॉक्ड होंगे हेक्सागन और पेंटागन रिंग्स के फॉर्म में, यानी ये कार्बन एटम्स कुछ इस तरीके कनेक्ट होंगे एक दूसरे के साथ। There are 20 hexagon and 12 pentagons of carbon atoms in one molecule of Buckminster fullerene। तो यानी जो 20 हेक्सागॉन्स होंगे या 12 पेंटागॉन्स होंगे कार्बन एटम के, वो हमारा 1 मॉलिक्यूल्स बनाएगा बकमिंस्टर फुलरेन का। यानी हेक्सागन के 20 मॉलिक्यूल्स जो होंगे और 12 पेंटागॉन्स के होंगे कार्बन एटम्स का, वो हमारा क्या होगा, एक मॉलिक्यूल बनाएगा किसका, बकमिंस्टर फुलरेन का। अच्छा, ये बकमिंस्टर फुलरेन, ये जो वर्ड आया है वो आया है अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर के थ्रू, बकमिंस्टर फुलर के थ्रू, ठीक। तो कुछ इस तरीके यहाँ पर बकमिंस्टर फुलरेन जो आपका एलोट्रॉप था वो हमने कवर किया है। तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को हम यहीं आज वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, ओके, बाय बाय।